प्रोग्राम में आगे बढ़े तो सबसे पहले अगर बात करें तो कॉटन शॉर्टेज की बात करेंगे। तो कॉटन शॉर्टेज का जब भी जिक्र आएगा तो फैसलाबाद की सूतर मंडी काबिल ज़िक्र है, क्योंकि फैसलाबाद यॉन मार्केट वो मार्केट है जो कि एशिया की सबसे बड़ी यॉन मार्केट और पूरी दुनिया का रेट इसके हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। एक वक्त था जब दुनिया देखती थी कि आज फैसलाबाद की मार्केट रेट कहाँ है, लेकिन हालात मौजूदा क्या। हमारे साथ फैसल मियादाद मेंबर पाइमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फैसल भाई, क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है इस वक्त मार्केट के अंदर? आप पहले भी बता चुके हैं कि गाहकी बड़ी कम है, लूम्स अभी भी बंद हैं, उन्हें सस्ता बिजली नहीं मुयसर आ सकी। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि कॉटन शॉर्टेज की अब जो रिपोर्ट्स आई हैं 45% हमारे पास रुई शॉर्ट हुई है और बाहर से आने का सिलसिला ब्राज़ील से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिन? मुझे क्योंकि अब ये सबसे पहले तो धरना भी अब स्टार्ट हो रहा है। लोकल मार्केट जो पाकिस्तानी मार्केट्स है ना, टोटली वो मुझे डाउनवर्ड ट्रेंड उनमें लग रहा है। और जो जहाँ पे आप बात कर रहे हैं ये कॉटन की शॉर्टेज की, मुझे अभी ये नहीं लग रहा कि अभी फ़िल वक्त हमें कॉटन की शॉर्टेज है, क्योंकि न्यूयॉर्क कॉटन जो सुनने में आ रहा है वो लैंडिंग कॉस्ट है यहाँ पे पाकिस्तान में कि यहाँ पे आके 17,000 रुपये में फैक्ट्री में पहुँच मिल रही है। तो उस हिसाब से उसकी एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट जो है, वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस वजह से वो मेरा ख्याल है कि लोकल कॉटन 13 से 14,000 रुपये पे आ सकती है। उससे यान में भी रेट्स नीचे आएंगे। मेरा ख्याल जब ये नीचे आएंगे तो ओवरऑल जो है ना कोई थोड़ी सी डिमांड निकलेगी। हमें नहीं लग रहा कि इस दफ़ा कोई सीज़न लगे या कोई भी बहुत ज़्यादा कोई चेंज आए या कोई तेज़ी आए, हमें नहीं लग रहा है। तो बरामदी सेक्टर के लिए कुछ लग रहा है अच्छी चीज़ें रह जाएंगी, क्योंकि बरामदी सेक्टर इस वक्त ग्रो कर रहा है। हमें पिछले माह से कुछ बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं। बेडवेयर, टॉवल वेयर जो कि हमारा मोटा थ्रेड है वो उसने अच्छा काउंट ने शो किया है, लेकिन फ़ाइन काउंट्स अब अवेलेबल हैं, लेकिन लूम वाला नहीं चला रहा है, एक्सपोर्टर चला रहा है। तो एक्सपोर्ट और लोकल इंडस्ट्री के डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल जो हमें चीज़ देखनी चाहिए ना, जो लोकल में ये फ़ाइन काउंट वाला कपड़ा जो बनता था ना, इसका सूट इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं वॉश एंड वेयर वाली साइड पे। यानी पीवी का जो कपड़ा बनता है ना वॉश एंड वेयर वाली साइड पे, उसको वो समझते हैं कि आफ्टर वेयरिंग जो है ना वो फॉर्मल भी रहता है, वो डिस्टर्बेंस उसमें श्रिंक्स ये जो बल वगैरह नहीं आते, इस वजह से मूव करें। एक तो महंगा बहुत है, दूसरा वो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। तो मेरा ख्याल है कि वो उधर मूव करें। शायद इसमें अब बहुत ज़्यादा लोकल में वो कॉटन के यान में तेज़ी ना देखी जाए। इसके अलावा जो आपने बात किया है कि कोर्स काउंट जो है वो अब हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर हो रही है, अल्लाह करे कि वो बेहतर हो, क्योंकि अब कम से कम ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री को तो टोटली जो है उन्होंने 20 रुपये यूनिट पर यूनिट जो है ना वो बिजली दे दी है। और इसके अलावा कॉटन के रेट्स भी नीचे आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक्सपोर्ट के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अच्छा, हुकूमत को आने वाले दिनों के लिए क्या मशवरा देंगे? क्योंकि कॉटन शॉर्टेज है, 45 से बहुत बड़ा मार्जिन है। हम 1 करोड़ बेल पे थे, हम तो ये कहेंगे सिर्फ 55 लाख बेल रह गई है। 45 लाख बेल का धचका बहुत बड़ा धचका है। क्या करना चाहिए? फिर भी आने वाले सालों में रुई शाही होगी, काश के लिए कोई नए रकबे ढूंढने चाहिए, क्योंकि जो चले गया वो चले गया। हमें अब देखना चाहिए कि इंपोर्ट कहाँ से करनी है और फिल फॉर इंपोर्ट कहाँ से करनी, पॉलिसी बहुत ज़रूरी चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छा पॉइंट है। जो इंपोर्ट इस वक्त हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर लेनी चाहिए न्यूयॉर्क कॉटन, क्योंकि बहुत मिनिमम लेवल पे आई हुई है। हम ये ना देखें कि इसका एंड कहाँ पे आएगा, हमें अभी एवरेज कर लेनी चाहिए। अभी हम बाय करके ना तकरीबन जो हमारी कमी है वो हम पूरी कर लें, ताकि एंड तक जितना भी आए उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर परचेज़ करना पड़े तो हम कर लें। यहाँ पे DTRE को जो मैं ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि DTRE को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बाहर से कॉटन आए प्रोसेस करके अगर कपड़ा या धागा एक इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करेगी तो उसे बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड एक्सपोर्ट होगी। तो मेरा ख्याल है कि DTRE को फोकस करके बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर जो है ना अपना इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। फैसल मियादाद साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे लिए चलेंगे, एक्सपोर्टर्स होंगे, कारोबारी लोग होंगे, उनसे पूछते हैं कितना का इफेक्ट लग रहा है, ये कम रुई हमें कितना मुतासर करेगी, क्योंकि इस वक्त निचले ये एक अच्छा पॉइंट था, कम रुई के रेट हैं। गवर्नमेंट रुई इंपोर्ट कर सकती है, एक बड़ी तादाद में सब्सिडी दे सकती है कि एक्सपोर्टर अभी रुई इंपोर्ट कर लें, ताकि ये हमें लेटर ऑन काम होगा। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि इसे वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाया जाए, ये ना कि फिक्स एक धागा बना के हम बेच दें। हमें चाहिए कि हम उसको डबल करके महंगे दामों बेचें, ताकि हमारी बरामदात के ऊपर अच्छे और मुस्बत असरात मुरतब हो सकें। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब हम कॉटन के ऊपर बात करें तो सबसे अहम सेक्टर है स्पिनिंग का, और ये वो सेक्टर है जो कि मेरे ख्याल में आगाज़ जहाँ से सारी इस रुई की पैदावार के बाद जब जिनिंग के बाद आना है तो स्पिनिंग और फिर आगे प्रोसेस जो है यहीं से चलता है। और एक फैसलाबाद के अंदर और ख़ास तौर पे बड़ा सेक्टर भी मौजूद है, और जोनल चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं एप्टमा के नवीन गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।
कैसे देख रहे हैं इस वक्त कॉटन शॉर्टेज के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले अनऑफिशियल आती थी, लेकिन अब कुछ ऑफिशियल भी आने शुरू हुई हैं कि 45% तकरीबन हमें इसका हिट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस साल तो हमें हिट हो गया, हमें अब फ्यूचर देखना होगा कि इस वक्त हमारे पास मुस्तकबिल करीब के अंदर क्या होगा, क्योंकि वो ज़मीनें इस तरह हमवार नहीं है कि वहाँ हम दोबारा से 1-2 साल के लिए उनको इस हद तक इस्तेमाल कर सकें। तो इसके ऊपर आप एप्टमा के जोनल चेयरमैन होने के नाते कैसे देख रहे हैं? बाहर से इंपोर्ट भी करनी है, ज़रूरत के मुताबिक मंगवानी है, और आप ज़्यादा जानते हैं स्पिनिंग के पास कितनी मौजूद है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी हमें और मंगवाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लो प्राइसेस पे इस वक्त न्यूयॉर्क कॉटन मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है कि जो न्यूयॉर्क कॉटन है वो 80 से भी तकरीबन नीचे कर चुकी है। 2 दिन पहले तो वो 76 थी, आज थोड़ी सी बढ़ के 78 पे पहुंची हुई है। उसका असर 2 तरह पड़ रहा है। एक तो जो हमारा काश्तकार है उसकी जो पैदावार उगाने की एक कॉस्ट होती है वो भी शायद उसको ना मिल सके, तो वो डिस्करेज होगा आइंदा साल कॉटन लगाने के ऊपर। एक तो ये वजह है। दूसरा, उसकी जो काश उसने लगाई हुई थी वो भी काफ़ी हद तक तबाह और बर्बाद हो गई है, जो 45% आपने इंडिकेट किया है। क्योंकि इसी दिन शुरू में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तकरीबन 10 मिलियन प्लस बेलें हो जाएंगी, जो हमें अब शायद बहुत मुश्किल से 5-5.5 मिलियन बेल पर नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान को इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी रुई। और दूसरी बात यह है कि आप जैसे कह रहे हैं अगले सालों में अगर ये ज़मीन से पानी नहीं निकलता, अर्ली क्रॉप नहीं लगती, तो शायद ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी कॉटन की अवेलेबिलिटी की। अच्छा नबी साहब, अभी हमने देखा कि इस तरह बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा सैलाब आया है, बड़ा तूफान और बड़ी तबाही मची है, तो इसके भी इफेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्डर मौजूद है, और खास तौर पर नेटवेयर के अंदर हमने बहुत बड़ा हिस्सा जो बांग्लादेश का था हमने लिया है। हमारी ग्रोथ नज़र आ रही है। हमारी लास्ट मंथ के अंदर देखें तो एक अच्छे पॉजिटिव जेस्चर नज़र आए एक्सपोर्ट के अंदर, ये 20 रुपये यूनिट के हवाले से। तो हमें कुछ चीज़ें अब मेरे ख्याल में यहाँ से निकले कॉटन की तरफ और रिफंड्स की तरफ भी जाना होगा, ताकि गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई पॉलिसी वाजा करे ताकि ज़्यादा हमवार माहौल पैदा हो जाए। देखिए, जो सेल टैक्स रिफंड है ना, वो फंस जाता है पैसा। वो लास्ट किसी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये तो एक फजूल का एक टैक्स है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हुकूमत को लगाने की। अगर वो टैक्स लगा दिया अब, क्योंकि ये अगर आप याद करें तो पिछली जो सागडार साहब जब वज़ीर ख़ज़ाना थे उन्होंने ये टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, ज़ीरो कर दिया था। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर वही थिंकिंग रही, इस टैक्स को ज़ीरो कर दिया, तो ये लिक्विडिटी जितनी भी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वापस आएगी वो पैसा, क्योंकि तकरीबन 300-400 अरब रुपया हर वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हुकूमत के पास पार्क रहता है। तो उसको निकलना बहुत सख्त ज़रूरी है। वो निकलेगा तो लिक्विडिटी बेहतर होगी, तो ऑर्डर बढ़ जाएंगे। जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, मैं भी थोड़ी देर पहले सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पर भी वो कहते हैं जब पेंडेमिक कोविड आया था उससे भी बुरी पोजीशन है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो नेटवेयर इंडस्ट्री है। ऑर्डर नहीं आ रहे, लोगों के पास बहुत सा माल जमा है। ये ग्लोबल रिसेशन है। हमें सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये दिस इज़ अ ग्लोबल रिसेशन, जिसके अंदर बाहर की दुनिया से ऑर्डर किसी जगह पे भी नहीं जा रहे। तो हम एज पाकिस्तान वी आर द चीपेस्ट सोर्स। हमारे पास हर चीज़ सबसे बेहतर है। लीड टाइम बांग्लादेश से बहुत बेहतर है, क्योंकि बांग्लादेश कोई ऑर्डर देता है तो या वो कॉटन मंगाते हैं, कोई कॉटन तो पैदावार नहीं होती, या फिर वो यान इंडिया से या किसी और मुल्क से दरामद करके उसका वो धागा कपड़ा बना के वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। अगर पाकिस्तान के पास ऑर्डर आता है, पाकिस्तान के पास तो हर चीज़ इन हाउस मौजूद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश को रिप्लेस कर लेगा एज अ गारमेंट प्रोड्यूसर, और दुनिया का जो वर्ल्ड मार्केट का शेयर है हमें ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, स्पिनिंग मिल के हवाले से, एक स्पिनिंग इंडस्ट्री के हवाले से एक बहुत अहम सवाल है। आप लोग रुई दरामद करना चाहते होंगे शॉर्टेज कवर अप करने के लिए, लेकिन बैंकों की तरफ से और कमर्शियल बैंकों ने जो कमा भी बहुत कुछ लिया है, ऊपर से एलसीज के ऊपर जो कुछ रुकावटें, जी आप स्टेट बैंक से इजाज़त ले लें, 2-2 महीने लोग इजाज़त के अंदर पड़े रहे, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स बैकलॉग के अंदर लगे हुए हैं, और फिर हमें गला मंडी की तरह होगा एकदम से कंटेनर सारे रिलीज़ होंगे। और इस वक्त जो चना और दाल जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसने 14 करोड़ का कंटेनर मंगवाया वो 10 करोड़ का भी नहीं बिक रहा, एकदम से रिसेशन फिर पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स करने की तरफ जाएगी। बिल्कुल सही है। हमारे बहुत से मेंबर्स हैं जिनकी एलसीआई नहीं खोली थी, उन्होंने सीएडी बेसिस के ऊपर भी कॉटन मंगाई थी। उनके सीएडी बेसिस के ऊपर जो कॉटन मंगाई उसकी अप्रूवल जो है वो स्टेट बैंक से नहीं मिल रही। उसकी वजह से बहुत सी कॉटन जो है वो इस वक्त जो है पोर्ट के ऊपर रुकी हुई है। आपने सही कहा, जैसे ही वो आएगी तो ऑलमोस्ट जो है ग्लट की पोजीशन हो जाएगी,
और वो जो लोगों की कॉटन है वो उनको लॉस हो जाएगा। तो आपको क्योंकि आप खुद स्पिनिंग के साथ साथ दूसरे सेक्टर्स में भी, एक्सपोर्ट में भी वाबस्ता खुद हैं, क्या लग रहा है आने वाले साल, क्योंकि अब कुछ हमवार माहौल के साथ हम वो टारगेट्स की तरफ जा सकते हैं जो गवर्नमेंट ने तयन किए हैं? क्योंकि हमें सितंबर की रिपोर्ट्स बड़ी मुस्बत नज़र आई जिसमें हमारी बरामदत बढ़ती दिखी। जो पिछले गुज़िश्ता महीनों में बेडवेयर और टॉवल इंडस्ट्री गिर रही थी उसने थोड़ा सा सर उठाया और बेहतरी दिखाई। उनके टॉवल इंडस्ट्री ने 20% ग्रोथ दिखाई है। बिल्कुल सही है। टॉवल एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ी सी ग्रोथ दिखा रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो वहाँ पे बाहर एक्चुअली पोजीशन क्या हुई थी वो समझने का बहुत ज़रूरी होता है। पोजीशन ये हुई थी कि वहाँ पे लोगों के पास जो इम्पोर्टर्स थे, जो बहुत बड़े स्टॉकर्स थे, जो बहुत बड़े स्टोर थे, उन्होंने क्योंकि उनको सप्लाई चेन के इश्यूज़ थे, उन्होंने ज़्यादा माल मंगा लिया था। अब वो ज़्यादा माल जैसे जैसे लोगों को निकलेगा तो ऑर्डर की पोजीशन बेहतर होगी। सबसे पहला सेक्टर जो बेहतर हुआ है वो टॉवल है, वो उसमें दोबारा ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है इसी तरह बेडवेयर में, बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो है वो ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। होपफुली जनवरी ऑनवर्ड पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया। नवीद गुरदार साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर शोर किया कि आने वाले दिनों में ख़ासतौर पे इसकी फ़ायदा सिर्फ ये है कि जैसे 20 रुपये यूनिट है, ऐसे अगर डॉलर और कुछ चीज़ें मुस्तहकम कर दी जाएँ ताकि एक्सपोर्टर को इस चीज़ का आइडिया हो कि उसने किस रेट के ऊपर फैसला करना हो। ख़ासतौर पर बांग्लादेश से आने वाला शेयर अगर हम मुस्बत अंदाज में कैरी करके लेटर ऑन कैरी कर लेते हैं तो जनवरी के बाद उनका एक अच्छे, क्योंकि जो माली साल के आखिरी 6 माह होंगे अगर अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे तो अगला माली साल हमारे लिए बड़ा बेहतरीन साबित हो सकता है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के ऊपर, शॉर्टेज ऑफ कॉटन, रॉ कॉटन। हमारे साथ ख्वाजा अमजद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। और बहुत शुक्रिया, CEO हैं ख्वाजा कॉटन्स के भी। आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कैपेसिटी ग्रो करने की, लेकिन बिजली मिल की सस्ती, कॉटन शॉर्टेज एक बहुत बड़ा मसला है। अगर कॉटन इंपोर्ट करें एक्सपोर्टर तो जो इस वक्त पोर्ट्स पे हो रहा है वो आपके सामने है। स्टेट बैंक से परमिशन ले लें, परमिशन जितनी लेट हैं वो भी सबको पता है। उसके बाद बैंक से एलसीज नहीं खो रहे, डॉलर नहीं है, एक डॉलर नहीं मिल रहा। तो क्या लग रहा है कि ये एक बड़े हर्डल आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है? जहाँ बांग्लादेश में सैलाब है, हमारे पास कैपेसिटी थी, हम उसे ऑन कर लें आने वाले दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉटन मुल्क में 50% हमारी क्रॉप तबाह हो गई। अभी तक कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। हाल दो के इंटरनेशनल मार्केट में भी US स्टॉक एक्सचेंज, कॉटन स्टॉक एक्सचेंज में कपास की कीमतें 1.28 डॉलर से कम हो के अब 70.74 डॉलर पर। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉलिसी मेकर जिन्हें सोचना चाहिए, आगे की प्लानिंग करनी चाहिए, वो प्लानिंग करने की बजाय एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ़ हैं। और फिर मार्केट में डिप्रेशन भी है इस वक्त। तो बलाल मैं समझता हूँ कि मुल्क की सर्वाइवल के लिए, इसकी सलामती के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। कपास से बड़ा इशू ये है कि हम सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं। कल इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट आई है जो वो सूरत हाल बता रहे हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की, और जो रोज़ाना रिपोर्ट्स आ रही हैं रिज़र्व की, हमारी सर्वाइवल एट स्टेक है। एक आम मेरे जैसे आदमी को नहीं समझ आ रही कि ये कोई मौजज़ा होगा कि हम इन क्राइसिस से निकल सकें। अगर ये मुल्क सलामत रहेगा तो हमारी फैक्ट्रियां भी सलामत रहेंगी, वो चलेंगी। मैं समझता हूँ इस वक्त कपास से बढ़कर चैलेंजेस और बेशुमार हैं। ख्वाजा साहब, लेकिन देखें आप लोग ग्रो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और ये वाहिद आपने जैसे कहा फॉरेन रिजर्व्स की बात की, तो फॉरेन रिजर्व्स के अंदर एक वाहिद सेक्टर एक्सपोर्ट्स है। उस एक्सपोर्ट्स के अंदर टेक्सटाइल है जो 60% से ज़ायद किरदार अदा कर रहा है।
हमें फिर इनके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट या इनको थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल करना होगा ताकि वो जो एक क्रूशल सूरत हाल है उसके अंदर से निकालने में ये लोग मदद दें, और सियासतदान अपनी सियासत के ऊपर थोड़ा सा एक दूसरे को शटअप कॉल दे लें कि हम इकट्ठे बैठ जाएँ, थोड़ा दिन इनको खेल लेने दें ताकि मुल्क को पहले स्टेबल कर लें, फिर एक दूसरे की बारी बारी खेल लेंगे। असल मसला यही है, हम किसके आगे जाके अपना रोना रोएं। कौन सा वज़ीर, कौन सा पॉलिसी मेकर है जिसके आगे फरियाद करें। वो तो एक दूसरे के गले काटने में मसरूफ़ हैं। ये इस वक्त तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है बदकिस्मती से। ये जब टेलीविज़न के सामने बैठते हैं, यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है। जो कुछ हो रहा है आप भी उससे आगाह हैं। जिस बेरहमी के साथ बंदे मारे जा रहे हैं, किसी की तनकीद बर्दाश्त नहीं की जा रही। वो कोई अगर हक की बात भी कहता है और वो किसी को नापसंद आती है तो उसको उड़ा दिया जाता है। हम जल्लाद बन गए हुए हैं, तो इस सूरत हाल में क्या उन्हें कहें, वगरना इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ वे। जो तबाही आई है, अगर इनमें विल हो तो क्राइसिस में ही अपॉर्चुनिटी होती है। बिल्कुल सही। ये उसी दरिया की सिल्ट से बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ उसमें बीज सकते हैं। ये अपनी शार्ट कैपेसिटी को फिल कर सकते हैं। ये मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि सराय गोभी जिसमें एक पौधा भी नहीं उग सकता, वहाँ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे के चाइनीज़ ने वहाँ पूरा जंगल उगाया, फसलें उगाई। हम तो अभी तक वो पानी भी नहीं सारा निकाल सके। जिन लोगों ने वहाँ फसलें बोनी हैं, हमें कोई उनका दर्द नहीं है। वो अभी तक सड़कों के किनारे वो रुल रहे हैं। तो क्या कपास का वो मसला हल करेंगे? कौन बीजेगा वहाँ? वही लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके वो फसलें बीजनी थी। वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं मदद के लिए तो वो लूट ली जाती हैं। पॉलिसी मेकर तो इवन उन्हें वो डोनर को प्रोटेक्शन देने में नाकाम है, वो अपने लूट मार में लगे हुए हैं। बदकिस्मती है ये। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ा जा सकता। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब ने बड़ी एक अगर मैं कहूँ मुख्तसर वक्त में बड़ी एक पिक्चर बनाई जो कि उनका बहुत क्रूशल सिचुएशन है। लेकिन इस क्रूशल एक उन्होंने पॉइंट बड़ा खूबसूरत दिया कि जब भी बहरान है, जब भी कोई ऐसी आजमाइश है तो उसके अंदर एक नुक्ता भी मौजूद होता है कि ये ग्रोइंग पावर होती है कि यहाँ इंसान को आजमाया जाता है कि उसके अंदर विल पावर कितनी है, इसे डिफेंड कर रहे हैं, इसे हरा के आगे निकलने के लिए। तो हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर आज मुश्किलात मुल्क के ऊपर, मईशत के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर हैं तो मेरे ख्याल में सबको मिल बैठ के ये सोचना होगा कि इस मुल्क को पहले बचा लें, उसके बाद कुछ और करना होगा। क्योंकि यकीनन तौर पर ख्वाजा साहब की बातें बिल्कुल ठीक हैं कि इस वक्त सिचुएशन इस हद तक प्रिवेल कर रही है कि हम ग्रोइंग फील्ड्स को खुद रोंद रहे हैं, उनके अंदर रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जबकि अपनी सियासत इन चीज़ों को जैसे इसार डार ने बड़ी एक नेचुरल और बड़ी मेरे ख्याल में क्लियर पिक्चर भी हमें बना के पेश की है। उन लोगों के लिए, उनकी अपनी जमात और दीगर जमातों के लिए बहुत क्लियर पिक्चर है। मज़ीद आगे लिए चलते हैं प्रोग्राम में आगे बढ़े। पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन से हमारे साथ हाफिज़ राशिद साहब मौजूद हैं। ये निटवेट डिपार्टमेंट जो कि सबसे टॉप पे जा रहा है, एग्जीक्यूटिव मेंबर, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। हाँ साहब, आप साइजिंग से मुंसलिक हैं, वाले साहब आपके चेयरमैन हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव मेंबर PHA में हैं। क्या देख रहे हैं, ग्रोथ लेवल क्या है हमारे पास, और ख़ास तौर पे शॉर्टेज ऑफ कॉटन के ऊपर हम कहाँ स्टैंड करें हैं? क्या हमारे पास कोई मैकेनिज़्म मौजूद है कि हमने कॉटन शॉर्टेज की जो गैप है इसे पुर करना है, हमें ऑर्डर्स आएंगे, हम उसके लिए मुतबादिल क्या लाहेमल तैयार करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉटन शॉर्टेज के डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ हैं, आपको पता है कि वो उसमें कॉटन की नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से इस वक्त जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, और हमारी जो डिमांड है वो इस वक्त ज़्यादा है, जबकि कॉटन की शॉर्टफॉल की वजह से जो हमारे स्पिनिंग यूनिट्स हैं उनके पास रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से इस वक्त कॉटन जो है वो प्रॉपर जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक प्रोडक्शन नहीं बन रही। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमें जो अपने फार्मर हैं, फार्मर्स को अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ अटैच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको अवेयरनेस दी जाए, अपडेटेड टेक्नोलॉजी उसको दी जाए, ताकि वो जो कम वक्त में पर यील्ड क्रॉप
कैपेसिटी है वो हासिल कर सके और हमारी जो हर साल ये शॉर्टफॉल का हमें सामना करना पड़ता है इसको कंट्रोल कर सकें। और इसके साथ साथ वो फार्मर को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो अदर क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट कर जाता है कॉटन को छोड़कर, इसलिए कि जस्ट लाइक कॉर्न जो है वो साल के अंदर 3 मरतबा जो है उसकी फसल मिल जाती है और कॉटन की 1 मरतबा मिलती है। हमें इस वक्त उसको मोटिवेट करके कॉटन की तरफ लेके जाना चाहिए ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उसको प्रॉपर मिल सके और वो मोटिवेट होकर अपनी खुशी से इस फसल को ज़्यादा बढ़ा सके। हाँ सर, एक तरफ हम दरामद कर रहे हैं कॉटन, हमें ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी अपनी कॉटन बड़ी तादाद में बाहर जा रही है। क्योंकि अगर गुज़िश्ता साल अगस्त या सितंबर देखें तो, या इसके साथ जुलाई भी देख लें, पहले 4 महीनों के अंदर 0% कॉटन एक्सपोर्ट हुई है, लेकिन इस साल इन्हीं 4 माह के अंदर कॉटन की जो एक्सपोर्ट है वो 100% इंक्रीज़ हुई है। तो हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे जब हमारे पास ऑलरेडी पिछले साल से भी ज़्यादा शॉर्टेज पैदा हो रही है? जी, एक्सपोर्ट करना तो बहुत अच्छी बात है, चूँकि हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत भी है कि हमें फ़ॉरेन रेमिटेंस मिले और हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। लेकिन चूँकि कॉटन के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी मुल्की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, अपनी मार्केट को पूरा करना चाहिए और फिर हमें इसको आगे एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसको वैल्यू एडिशन में लेके जाके एक्सपोर्ट करें ताकि हम लोग जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन रेमिटेंस जो है उसको हासिल कर सकें। अगर हम अपने ही रॉ मटेरियल को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और अपनी इंडस्ट्री की ज़रूरत को नहीं पूरा करते तो मेरा ख्याल है कि हमारी ये शॉर्टफॉल जो है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं? निटवेयर डिपार्टमेंट ने ग्रो किया है, लेकिन हमें वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रही जो $31 अरब के पीछे भागने वाली है, क्योंकि बहुत ये वाहद सेक्टर जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग था, लेकिन इसमें भी गुज़िश्ता माह 1.something का ग्रोथ लेवल हमें नज़र आ रहा है। क्या समझ कर रहे हैं ऑर्डर्स नहीं हैं, क्या वजूहत क्या? बांग्लादेश का बहुत बड़ा शेयर आप ले चुके हैं, लेकिन एकदम से स्लो प्रोसेस क्यों हो रहा है? इसमें सबसे जो मेजर रीज़न है वो वर्ल्ड वाइड रिसेशन है। इस वक्त पूरी दुनिया में हर मुल्क में रिसेशन चल रहा है और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो है वो चल रहे हैं, तो ऑर्डर्स की वर्ल्ड वाइड शॉर्टफॉल भी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी निटवेयर के जो ऑर्डर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, लोग काम कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह प्रॉब्लम आ रहे हैं हमारे कंपटीटर कंट्री में, तो वहाँ पर अभी जो ऑर्डर हैं वो पाकिस्तान में बड़े अच्छे चांसेस हैं, ब्राइट फ्यूचर चांसेस हैं कि हमारे पाकिस्तान में वो शिफ्ट हो जाएं। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अपनी एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अनस्टेबिलिटी से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है कि मार्केट को स्टेबल पोजीशन में लेके जाएं ताकि हम लोग अपने बायर्स को कॉन्फिडेंस दे सकें और काम स्मूथ कर सकें। अच्छा, आप सब आप लोगों को बिजली का रेट पता चल गया, लेकिन क्या डॉलर और कुछ और ऐसी चीज़ें भी हमवार हो जानी चाहिए ताकि ग्राहक को देते हुए माइंड क्लियर हो कि मैंने यहाँ बुकिंग करनी है, यहाँ बेचना है, इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, इतनी कॉस्ट ऑफ डूइंग आएगी, सेल टैक्स टाइम पे मिल जाएगा। ये चीज़ें हो जाएं तो हमारे पास क्या गैप मौजूद है? हम ज़्यादा बरामदात कोई 21-22 अरब से 31 पे लेके जा सकते हैं? डेफिनेटली ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त एक एक्सपोर्टर को इसकी बहुत ही अशद सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर उसको सपोर्ट दी जाए कि वो एक स्मूथ अपनी कैलकुलेशन कर सके और जिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे उसने अपने रेट्स बुक किए हैं, कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिया है और कस्टमर की बुकिंग के बाद उसको मार्केट में अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है जिससे वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो वो अगर चीज़ें कंट्रोल की जाएं तो हमारी एक्सपोर्ट टारगेट्स जो है वो जो गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं वो इंशाल्लाह हम अचीव कर सकते हैं, अचीव किए जा सकते हैं। हाफसा ने बहुत क्लियरली बड़ा पॉजिटिव एक रिस्पांस दिया कि हमें वो तमाम सहूलियत जो मेन की स्टेप्स हैं उनके ऊपर अगर कारआमद चीज़ें और वैल्यू स्टेप्स अगर देखे जाएँ तो वैल्यू एडिशन को बढ़ाते हुए रॉ कॉटन की अगर एक्सपोर्ट रोक ली जाए, हमें मुल्क की ज़रूरत पूरी कर ली जाए, कोस्टल काउंट्स पूरे दे दिए जाए तो हम बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। और मुल्क के अंदर इस वक्त कैपेसिटी मौजूद है, एक्सपोर्टर्स के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, ग्रोइंग लेवल है, बड़ी तादाद में इंडस्ट्री बाहर से आने के लिए तैयार है। हमें मौके दिए जाएँ, हम मुल्क को सर्व करने के लिए तैयार हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर हैं, अबूमा के मेंबर हैं। तैयब भाई से आगाज़ कर लेते हैं। तैयब साहब, कैसे देख रहे हैं कॉटन शॉर्टेज का मसला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। मिल्स हैं इस वक्त शदीद बहरान के अंदर होंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इस वक्त ऑर्डर हैं, रेट अच्छा मिल गया, आप लोग अच्छा रेट देंगे, गाहक भाग के आएगा, बांग्लादेश के अंदर सैलाब आ चुका है, उसके बाद की सूरत बड़ी है कि हमने कॉटन कहाँ से पूरी करनी है। जो रिपोर्ट्स हैं 45% हम नीचे गए हैं अपने टारगेट से भी। तो क्या है फ्यूचर, क्या देख रहे हैं कि रॉ कॉटन की, कॉटन यॉन की अवेलेबिलिटी को कैसे इस वक्त अवेलेबिलिटी देख रहे हैं पाकिस्तान में? जी, कॉटन यान की बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त। हमारी आपको पता है कि टेक्सटाइल जिसे हम फैसलाबाद को बेस कर रहे हैं, फैसलाबाद 60% टेक्सटाइल जो है ना वो कॉटन पे बेस कर रहा है। अब हमारी कॉटन आपको पता है हालिया इस सैलाब की वजह से काफ़ी सारा फसल भी ख़राब हो गई है और ऑलरेडी शॉर्टेज इसकी ऑलरेडी थी। अब वो मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लोग जो है वो किसान जो है ना उसको काश्तकार नहीं कर रहा, तो इसको बड़े मसाइल हो गए हैं कि अब ये हमारी प्रोडक्शन कवर नहीं होगी, हमें ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन ये है कि जब अगर महंगी मिलेगी तो हम महंगा रेट कॉस्ट करके देंगे तो ऑर्डर कवर नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पे स्पिनिंग मिलें, बहुत सारी स्पिनिंग मिलें बंद हैं, जो कुछ चल रही हैं उनको प्रेफरेंस होती है उनकी कि हम ना जो हम एक्सपोर्ट हम कर लें तो हमें ज़रा उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम वो एक सर्टन लेवल तक एक्सपोर्ट कर सकें, बाकी हम अपनी जो लोकल मुल्क की ज़रूरत पूरी करके तो वो एक्स्ट्रा जो उसको हम एक्सपोर्ट करें, हमारे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, मैकेनिज्म नहीं है। दूसरी तरफ एक्सपोर्टर, अगर आप लोग फारूक खान साहब एक्सपोर्ट करना चाहें तो उसके अंदर जो पाबंदियाँ ज़रा वो भी हाईलाइट कर दें। बैंक्स, स्टेट बैंक, उसके बाद आपकी फ्रेड रेट्स, फिर आपके पोर्ट्स के ऊपर जो इस पर बैकलॉग लगा हुआ है। देखिए, मैंने आज काफ़ी दफ़ा पहले भी बात हो जो कि आपके 41 के पहले प्रोग्राम में ये बात उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो मिला के हमारी एक्सपोर्ट को डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह आपने खुद ही हाईलाइट कर दिया है कि हमारे ये बैंक, नो डाउट बैंकों का जो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, अभी ये बड़ी खुशाइन बात है जो FATF की वजह से हम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया इसके, लेकिन इसके असरात अभी आने वाले दिनों में आएंगे। मेरे ख्याल में इसका असरात कमर्शियल बैंकों पे होगा, क्योंकि हमारे लिए अब पूरी दुनिया के बैंक ओपन हो गए हैं। अब एक्सपोर्टर चाहेगा इन बैंकों की बजाय हम किसी और से तरफ देखें ताकि इनका थोड़ा सा मोनोपोली टूटे। जी बिल्कुल, उन्होंने अभी पिछले आपको पता ही है बड़ा हाईलाइट हुआ था, इशू बना था, शायद गवर्नमेंट ने कुछ बैंकों को फाइन भी किया था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें डॉलर के एक्सचेंज रेट में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लिया। 3 मंथ्स की वैल्यू 1 साल से ज़्यादा जा रही है। जी यार, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 25 साल में जो 8-10 बैंक उन्होंने शायद कमर्शियल बैंक उसमें नॉमिनेट किए हैं, हर बैंक ने 25 साल में जो अर्निंग की है वो एक तरफ और ये 3 माह में जो अर्निंग किया है वो एक तरफ मिला के। अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि जब हमारा फोकस नेशनल इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब कि हमारा इंटरेस्ट किया है कि हमने से पर्सन जो है ना, हर कमर्शियल बैंक भी कंपनी है ना जी, हमारी तरह कंपनी है, उसने अपने प्रॉफिट को, अपनी मार्जिन को पेश नज़र रखा है। उसने ये नहीं रखा कि यार हमारे एक्सपोर्टर जो बहरान में हैं, ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच में हैं, उनको मैक्सिमम शेयर दे देते, बल्कि जो मार्जिन मिलता है अगर उनको पॉसन करते तो हमारी एक्सपोर्ट में इस तरह खतरे का फ़ायदा होना था इसका। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तैयब मौजूद थे, फारूक खान साहब मौजूद हैं, आपकी तरफ बढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया खान साहब आपको वक्त देने का। कैसे देख रहे हैं अबूमा जो एक ग्रोइंग पार्टनर है, और अगर हम पिछले महीने की एक्सपोर्ट देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रो टॉवल ने की है, तो ये तो आप लोगों को मुबारकबाद भी जाती है कि ग्रोइंग स्टेज के ऊपर सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे आए, जो कि पिछले महीनों में लो लेवल पे थी। आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं कॉटन के हवाले से, जो ख़ासतौर पे काउंट्स आप लोगों के लिए यूज़ होते हैं टॉवल और बेडशीट्स के अंदर, उनको कैसे पूरा करेंगे? अब सस्ती बिजली के बाद आपके पास ग्राहक भी आएगा। थैंक यू 41। बात जो है कि ये हालात तो अब कह रहे हैं ना आप बेहतर होंगे, हमें तो नज़र नहीं आ रहा बेहतर, सीधी सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो उन्हें $20 पर यूनिट कर दिए हैं, मगर उसके साथ देखो ना बैंक मार्क का 3% था, 10% रहा, बिल्कुल सही। रिफ्रांस जो था एक्सपोर्टरों का। उसके बाद जो गैस है वो $4.5 की तो सिंध को मिल रही है, हमें $9 की मिल रही। हम तो पाकिस्तान में मतलब कि नहीं इक्वल, तो बाकी दुनिया की तो बात छोड़ दो। उसके बाद ये है कि कोई भी कंटेनर जो क्लियर होता है बगैर रिश्वत के नहीं होता, और वो रिश्वत ये है कि क्लियर एजेंट देता है वो हमसे ले लेता है। कोई इंपोर्ट कंटेनर क्लियर नहीं होता, वो भी कभी कोई फड्डा डाल देते हैं कि इसको इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, वो देने पड़ते हैं। दूसरी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 60% बेस करती है इंपोर्ट की। डॉलर ये तो हम मुबारकबाद देते हैं जो इसहाक डार को, जो नया फाइनेंस मिनिस्टर बना, उसने फिर भी $20-22 कम किए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह वो डॉलर को
200 के करीब ले आएगा बाई एंड ऑफ दिस ईयर। वो मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। बाकी जो ये सब जो मसनूई डॉलर को अप किया, ये सिर्फ बैंकों ने किया। उन्होंने 3000 अरब रुपया कमाया। मेरी तो रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से और वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म खुद ही एनर्जेटिक बहुत है, कि इनको बैंकों को फ़ाइन करके जितना भी पैसा है, जो 3000 अरब है, जिससे ज़्यादा वो सारा जब्त करें। पैसा तो बेसिकली हमारा है, पब्लिक का है, मगर चलो ख़जाने में चल जाए, ये भी हमारे लिए खुशखबरी है। मतलब हमारे लिए को बेहतरी है कि चलो हमारा ख़जाना तो जो खाली है कुछ ना कुछ तो भरेगा, कुछ तो कोई टैक्स हम कम करेंगे। और बिजली का ये हाल है कि अगर 22,000 का आपका बिजली का बिल है तो उस पर 25,000 टैक्स है। ये है दोस्तों, कैसे पब्लिक करेंगे। और आटा जो है 125 रुपये किलो है, पब्लिक क्या खाए क्या ना खाए, समझ तो बालत आ रहा है। अच्छा, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि मजदूर खुशहाल नहीं होगा तो इंडस्ट्री बदहाली की तरफ जाएगी। इंडस्ट्री इस वक्त ऑप्शंस में है कि ग्रो कर ले, लेकिन उसके लिए एक साजगार या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इंडस्ट्री के क्या है, सारी इंडस्ट्री तो बंद हो रही है। इनकी सिचुएशन ऐसी है, जो DLT 2025 तक हमें इन्होंने कहा था कि आपको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, टेक्सटाइल पॉलिसी में दी थी, उसको इन्होंने भी ख़त्म कर दिया इस गवर्नमेंट आते ही। हमारी तो कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं है। अमेरिका का जो वज़ीर आज़म चले जाए, जो कोई भी आए ना, सॉरी प्रेसिडेंट कोई भी आए, जो भी आए, वो इसका ये होगा कि पॉलिसी नहीं चेंज होती। हमारी जब आती हर एक आदमी ने पॉलिसी बना देता है। उसके बाद जो रिबेट है वो आते, वो भी 4-5 माह से बंद कर दिए। सेल टैक्स जो हमारा ही जमा है पैसा पब्लिक के गवर्नमेंट के पास, वो भी 2 माह से वो भी अल्ट्रेशन कर रहा है। हमने इसको इतने जुलूस के एहतजाज किए, सब को किया, आपको 72 आवर के बाद पे कर देंगे। आपको कई माह गुजर जाते, वो भी नहीं देते। आप खुद ही सोच देंगे इसमें कैसे लोग एक्सपोर्ट करेंगे। कंटेनर हमारे अंदर लगे हुए हैं, बाहर लेता नहीं है। एक बार मेरा पर्सन है, उसने कहा 28% डिस्काउंट देगा तो मैं कंटेनर लूँगा, फिर 10% डिस्काउंट देकर उन्हें पेमेंट कर ली, कहता मैं पेमेंट नहीं देता। ये सिचुएशन है। मेरी बेटी खुद, उसका मैनचेस्टर में वेयर हाउस है, वो कह रही अभी सेल ही नहीं हो रही, क्योंकि दुनिया में यूक्रेन वार ने दुनिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। परचेजिंग पावर हर मुल्क की ख़त्म हो गई। इंग्लैंड में 5 माह वज़ीर आज़म चेंज हो गया। वो तो इतने, चलो जो भी है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, मगर जब नहीं काम होता रिज़ाइन देकर चल जाता। हमारे जो चिमड़ जाएँ वो कहते हैं हमने छोड़ना नहीं, जो मर्जी कर लो, हम तो वही रहना है। क्या पब्लिक कहाँ जाए कहाँ ना जाए, किसी को कोई पता नहीं। कैप्टन रिटायर्ड फारूक खान साहब मौजूद है। कैप्टन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा ब्रीफली एक चीज़ बताई कि जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है वो ये है कि दीगर ममालिक के अंदर बहुत सारे क्राइसिस आते हैं, जो कि आया हुआ यूक्रेन वॉर के बाद, जो गैस का शॉर्टेज है, उसके बाद बाइंग पावर लोगों की गैस, रोटी और रेंट हो गया है। कपड़ा ख़रीदना शायद 4थी से 5वीं 6ठी तरजीह के ऊपर जा चुका है, जो कि असरात जितनी भी इंडस्ट्री उसके ऊपर आ रहे हैं। ऑलरेडी बांग्लादेश सर्वाइव कर रहा है, टेक्सटाइल के अंदर बहुत ज़्यादा बहरान है, लेकिन हमारी तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। हमें इससे बचना होगा ताकि हम इसके बैकअप जो है वो तैयार कर लें, ताकि अपनी इंडस्ट्री को सर्वाइवल की जंग के अंदर कम्पीट कराने के पोजीशन में हो। आगे लिए चलते हैं आपको प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हमारे। शराज, कैसे देख रहे हैं इस वक्त? आपने एक बड़ी अहम खबर भी दी और वो बड़ी इस वक्त डिस्कस हो रही है कि कॉटन शॉर्टेज जो है इस वक्त क्रूशल सूरत हाल इख्तियार करेगी। 45% तक आपने एक फ़िगर दी है, और बहुत बड़ी फ़िगर है। कहाँ से इंपोर्ट करनी है? अगर एक्सपोर्टर इंपोर्ट करता है तो उसके अंदर कंदगने बहुत ज़्यादा हैं। LC नहीं खुल रही, डॉलर नहीं है, स्टेट बैंक इजाज़त नहीं दे रहा। अगर स्पिनिंग वाले लेके आ रहे हैं, वहाँ उनके ऊपर इतराज़ उठाया जा रहा है, ये इंपोर्ट करते हैं, यॉन बना के एक्सपोर्ट करी जा रहे हैं, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट हो रही है। कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इस वक्त जो हमारी 15 मिलियन बेल्स की हमारी रिक्वायरमेंट थी और हम 5-6 मिलियन बेल्स पे स्टैंड कर रहे हैं। और उसके साथ इस दौरान ही कॉटन की जो फसल है, रुई की फसल, कपास की फसल है, वो बड़े पैमाने पर सैलाब के बाद जो है वो तबाह हो गई है। और उसका तखमीना जो है वो तकरीबन 40 से 45% के अराउंड लगाया जा रहा है, जो हमारी फसल तबाह हुई है। और उसके बाद अब अल्टरनेट्स की तरफ जाते हैं, तो अल्टरनेट हमारे पास यही है कि हम कॉटन इम्पोर्ट करें। अच्छा, इंपोर्ट की तरफ जाते हैं तो हम इस वक्त कर भी रहे हैं, इंपोर्ट अमेरिका से कर रहे हैं, ब्राज़ील से कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, और दूसरा लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। जो कॉटन अगर आपको आज चाहिए तो वो आपको मिल रही है 1-1.5 महीने के बाद। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं शिपमेंट के, सपोजली 1-1.5 महीने बाद शिपमेंट पहुँचानी है, और कॉटन इस वक्त हमारे पास शॉर्ट है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा धागा ख़रीद के अपनी फैक्ट्रियों में रख रहे हैं कि हमारी अगली ज़रूरत भी पूरी हो। उससे एक मसनूई क़िल्लत भी मार्केट के अंदर पैदा हो रही है। तो ये तमाम हालात से इस वक्त हमारी इंडस्ट्री दो चार है।
हालांकि हम अपने हमसाया मुल्क की तरफ देखें, भारत की तरफ देखें, तो हम अगर वहाँ से कॉटन इम्पोर्ट करते बम्पर क्रॉप है उनके पास। तो अब बम्पर क्रॉप भी है उनके पास और एक दिन की दूरी पर है, यानी आज हम इम्पोर्ट करते हैं, कल शाम को हमारे बॉर्डर पर जो है कॉटन पहुँच जाएगी। तो हमें मेरे ख्याल में इस वक्त की नज़ाकत को और सूरत हाल को समझते हुए दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम भारतीय कॉटन इम्पोर्ट करें, जो कि पूरी इंटरनेशनल यूरोप और अमेरिकन मार्केट के अंदर इस वक्त काबिल कबूल भी है और भारत जो है अपनी एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट को तगड़ा भी कर रहा है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे फिजिबल यही है कि हम भारतीय कॉटन इम्पोर्ट करें ताकि हमारी जो मकामी कॉटन की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। तो ये इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो है वो उसमें ताख़ीर जो हो रही है, ऑर्डर्स के अंदर ताख़ीर हो रही है, हमारे जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें डिले जो आ गया है, उसकी वजह से इस वक्त तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशंस जो हैं उनके अंदर एक अबहाम पाया जा रहा है, एक प्रॉब्लम्स से वो दो चार हैं और लोग यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त जो है वो हम ज़्यादा कॉटन इस वजह से ख़रीद रहे हैं, धागा ज़्यादा इस वजह से ख़रीद रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे आने वाले हालात में शायद मार्केट के अंदर धागा मौजूद ही ना हो, तो इस वक्त हमें बहुत ज़रूरी है कि हम धागा ख़रीद के रखें। तो ये इस वजह से एक मसनूई किल्लत जो पैदा हुई, ये अलग मसला है। हम मंडी के अंदर देख रहे हैं कि धागे की प्राइसेस भी अप डाउन हो रही हैं, लेकिन उसमें अब ज़्यादा अपवर्ड जो है वो ट्रेंड ज़्यादा शो कर रही है और उसकी वजह भी मेन यही है। उसकी वजह ये नहीं है कि धागा शॉर्ट हो गया उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गई, उसकी वजह ये भी है कि लोग ज़्यादा धागा ख़रीद के रख रहे हैं आने वाले दिन में अपने आप को सेव करने के लिए, ताकि हमारे बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स डिस्टर्ब ना हो। आप यकीन करें अभी 4-5 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ वजह यह है कि हमें पता है हम अपना ये ऑर्डर जो है वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और जब आप किसी एक बैनुल-अक़वामी कंपनी, एक इंटरनेशनल कंपनी को टाइम पर बर वक्त ऑर्डर उनको डिलीवर नहीं करते हैं, शिपमेंट क्लियर नहीं होती है, तो वो कंपनी फ़लाँ कंपनी जो है वो आपको दोबारा ऑर्डर नहीं देती है। तो इससे बेहतर है कि मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को कमज़ोर करने के लोग ऑर्डर नहीं पकड़े। शराज, ये आपने एक बड़ा मसला आइडेंटिफाई किया कि लोग इस वक्त ऑर्डर टेकिंग की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है। बिल्कुल, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इक्वल होगी तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर सकें, अगर नहीं होगी तो आप कोशिश करेंगे मैं उस तरफ जाऊँ जहाँ से मुझे प्रॉफिट है, और ये इंडस्ट्री प्रॉफिट के लिए लगाई गई है। लेकिन इसके साथ पाकिस्तानी हुकूमत और अदारों को देखना होगा कि कहीं ना कहीं साजगार माहौल और लेवल प्लेइंग फील्ड्स देनी चाहिए ताकि टेक्सटाइल की ग्रोथ जो है वो स्टॉपेज की बजाय ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।